हेलो नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम फिर से लेके आए हैं यूपी टेट का हिंदी प्रैक्टिस सेट, जिसमें 30 सवाल होंगे। सवाल संख्या 31 से 60 तक है। टोटल 30 सवाल हैं और ये सवाल व्याख्या सहित होंगे। चलिए तो देर ना करते हुए वीडियो को फटाफट करते हैं स्टार्ट। ये निर्देश दिया है, प्रश्न संख्या 31 से 34 तक दिए गए निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश दिया है, चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश है, पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है। पुरुषार्थ कैसा विषय है? एक दार्शनिक विषय है, पर दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम विषय मात्र नहीं है। प्रत्येक समाज को एक दर्शन मत स्वीकार करना होता है। उसी के आधार पर उसके राजनीतिक, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था का व्यूह खड़ा होता है। जो समाज अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन को लेकर प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर चलना चाहेगा, उसको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। एक विभाग के आदर्श दूसरे विभाग के आदर्श से टकराएंगे। जो बात एक क्षेत्र में ठीक जचेगी वही दूसरे क्षेत्र में अनुचित कहलाएगी और मनुष्य के लिए अपना कर्तव्य स्थिर करना कठिन हो जाएगा। इसका परिणाम आज दिख रहा है। चोरी करना बुरा है, पर पराये देश का शोषण करना बुरा नहीं है। झूठ बोलना बुरा है, पर राजनीतिक क्षेत्र में सच बोलने पर अड़े रहना मूर्खता है। घर वालों के साथ, विदेशियों के साथ और परदेशियों के साथ बर्ताव करने के लिए अलग अलग आचार बलियाँ बन गई हैं, जिससे विवेकशील मनुष्य को कष्ट होता है। ये पैराग्राफ दिया है और इसी में से आपको 31 से 34 तक प्रश्न छांटने हैं। चलिए तो इसमें से प्रश्न देख लेते हैं हम। प्रश्न संख्या 31 ये दिया है, सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ये ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए इसी में से हम छांटते हैं। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा, विशेष दर्शन बनाने की। सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विशेष दर्शन बनाने की। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या अगला है, सामाजिक के लिए दर्शन महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे समाज की व्यवस्था संचालित होती है। इसका ऑप्शन पहला सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, समाज में जीवन प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर नहीं चल सकता क्योंकि इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा। एक ही बात पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उचित या अनुचित हो सकती है। इसका ऑप्शन तीसरा सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, विवेकशील मनुष्य को कष्ट पहुंचाने वाले विरोधाभास कौन कौन से हैं? विवेकशील मनुष्य को कष्ट पहुंचाने वाले विरोधाभास कौन कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा, परिवार, देश और विदेश के लोग के लिए पृथक आचार संहिता। इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, अनुचित में कौन सा उपसर्ग है? अनुचित में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। इतना बात ध्यान रखें। चलिए बताएं। तो इसका ऑप्शन पहला सही होगा, अनुचित में अनु उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में विशेष शब्द क्या है? मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं, इसमें विशेष से छांटना है। चलिए बताएं। छात्र इसमें विशेष है, छात्र इसमें विशेष है। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से नव शब्द का पर्यायवाची चुनिए। ये नव दिया है, इसका पर्यायवाची क्या होगा? पर्वत होगा, तरी होगा या किंकर होगा या स्तर होगा? चलिए बताएं। तो नव का पर्यायवाची क्या है? पर्वत। क्वेश्चन नंबर अगला है,
आग्रह शब्द के सटीक विलोम शब्द का चयन करें। आग्रह का विलोम शब्द क्या होगा, चलिए बताएं। तो इसका ऑप्शन पहला सही है, आग्रह का दुराग्रह होगा। आग्रह का दुराग्रह होगा। देखिए इसमें ये दुराग्रह की वर्तनी अशुद्ध है, तो ये तो नहीं होगा। अनाग्रह भी नहीं होगा, तो आग्रह रहे तो ये भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन पहला सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम बताना है। छेद होगा, अंडा होगा, विवाह होगा या सींग होगा। तो इसका तत्सम शब्द ओज है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। देखिए जहाँ चंद्र बिंदु आ जाए, हंसी में चंद्र बिंदु है ऐसे वाली, वहाँ 100% शब्द हमारे तद्भव होते हैं। क्या होते हैं, तद्भव। तो ये हमारा तद्भव है। कपूर भी तद्भव है। कपूर का हो जाएगा कर्पूर, कर्पूर। और आम का हो जाएगा आम्र। क्या हो जाएगा, आम्र। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है, ओज। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, हर काम को देर करने वाले के लिए एक शब्द क्या कहेंगे। दीर्घदर्शी कहेंगे या अधूरदर्शी कहेंगे या विलंबी कहेंगे या दीर्घसूत्री कहेंगे। चलिए बताएं। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है, विलंबी। हर काम को देर से करने वाले के लिए क्या कहेंगे, विलंबी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, भाषा का मानक रूप बालक कहाँ से सीखता है। भाषा का मानक रूप बालक कहाँ से सीखता है। तो इसका ऑप्शन चौथा सही होगा, विद्यालय से। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, भाषा का वह व्यापार है जिससे हम शब्दों द्वारा विचार को व्यक्त करते हैं। यह कथन किसका है। पाणिनि का है या पतंजलि का है या फिर मतीराम का है या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताएं जल्दी से। तो ये शब्द किसका है, पतंजलि का। दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, संप्रेषण क्या कहलाता है। संप्रेषण क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन पहला सही होगा, भावों एवं विचारों का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहेंगे। 15 दिन में छपने वाली पत्रिका को क्या कहेंगे। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है, पाक्षिक पत्रिका। क्या कहेंगे, पाक्षिक पत्रिका। चलिए इनके बारे में जानते हैं। सप्ताह में छपने वाली पत्रिका को साप्ताहिक पत्रिका कहेंगे। माह में छपने वाली पत्रिका को मासिक पत्रिका कहेंगे। और वर्ष में एक बार छपने वाली पत्रिका को वार्षिक पत्रिका कहेंगे। चार ऑप्शन के बारे में बता दिया है और इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आकस्मिक की शुद्ध वर्तनी पूछिए। आकस्मिक शुद्ध कैसे लिखा जाएगा। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा, आकस्मिक। यही सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, आमिष को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। आमिष को विपरीतार्थक यानी उल्टा बनाने के लिए, विलोम बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा, नि का। इसमें विसर्ग संधि है। आमिष का उल्टा होगा निरामिष। क्या होगा, निरामिष। तीसरा ऑप्शन सही है इसका। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, काव्य की यह भाषा किसने दी। चलिए इसका ऑप्शन बताएं। तो ये पंडित राज जगन्नाथ ने दी थी। किसने, पंडित राज जगन्नाथ ने। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, बादशाह रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की थी। बादशाह रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की थी। तो इसका ऑप्शन चौथा सही होगा, विश्वनाथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। विस्मय कौन सा भाव है। विस्मय कौन सा भाव है। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा, स्थायी भाव। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, होनहार खाली जगह के होते हैं चीकने पात, लोकोक्ति को पूरा कीजिए। इस खाली जगह में क्या आएगा, होनहार के होते हैं चीकने पात।
तो इसमें क्या आएगा, बीरवान। क्या आएगा, बीरवान। होनहार बीरवान के होते हैं चिकने पात। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे अनेकों वीर। चलिए इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन देख लीजिए, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसका ऑप्शन चौथा सही होगा, माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है ये। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? जनशंकर प्रसाद। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ये किसमें? ब्रज भाषा में लिखी गई है। देखिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये परीक्षा में कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर अगला है, कनक कनक ते शौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा है, अनुप्रास है, या श्लेष है, या यमक है? तो इसका ऑप्शन चौथा सही होगा, इसमें यमक अलंकार है। यमक अलंकार की परिभाषा सुन लीजिए, जहाँ एक शब्द दो बार आए, लेकिन उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। चलिए तो देखिए ये कनक, एक मिनट, ये कनक इसमें दो बार आया है, एक ये है और एक ये है, लेकिन इसका अर्थ भिन्न है। एक कनक मीन्स होता है धतूरा, क्या होता है? धतूरा। और एक कनक मीन्स होता है सोना। तो कनक कनक ते शौगुनी, मादकता दिखाए, या खाए बोरा जब वा पाए बोराए। तो कनक और कनक में दोनों में अंतर है, लेकिन आदमी धतूरा खा ले तब भी बोरा जाता है और उसको सोना मिल जाए तब भी बोरा जाता है। इसका अर्थ यही है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका ऑप्शन चौथा सही होगा, यमक अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? यमक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, पपड़ी झुंड बादल किस शब्द के अनेकार्थी हैं? पपड़ी झुंड बादल किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा, कच्छ। अगला क्वेश्चन है, लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो देखिए प्रत्यय पीछे लगता है और उपसर्ग शब्द के आगे लगता है। लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा? एक। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, वाक्जाल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वाक्जाल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका ऑप्शन पहला सही है। इसका संधि विच्छेद ऐसे होगा, वाक प्लस जाल, यही होगा वाक्जाल बराबर। तो इसका ऑप्शन पहला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में द्विगु समास का उदाहरण क्या है? निम्नलिखित में द्विगु समास का उदाहरण क्या है? तो द्विगु समास की पहचान है जहाँ शब्द संख्यावाची हो, तो इसका ऑप्शन पहला सही होगा, त्रिभुवन। ये संख्यावाची है, 3 भवन का समाहार बताया गया है इसमें, और ये दशानन रावण के लिए कहा गया है। इसमें बहुव्रीहि समास है, और ये एक दंत भगवान गणेश के लिए कहा गया है, तो इसमें भी बहुव्रीहि समास है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है? क्रिया का आधार सूचित करने वाला वाक्य कारक कौन सा है? तो इसमें अधिकरण कारक होगा। इसका ऑप्शन तीसरा सही है। चलिए तो ये तो हमारे 30 सवाल और ये हमारे हो गए, इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा। इस प्रैक्टिस सेट में हमारे 30 सवाल थे, 30 सवाल हमारे पूरे हो गए। ऐसी वीडियो लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। वीडियो को शेयर करें, कमेंट भी करें, आगे हम किस पर वीडियो लेके आएँ उसके बारे में हमें बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।